हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 मार्च 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप सभी लोग वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल। ये हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, आप सभी को पता होगा। ये जो नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे नीट के या फिर JEE मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होंगे। बिना कोई कॉस्ट दिए स्टूडेंट्स जाके यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आपका नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप है, इसको डेवलप किसने किया है? तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको डेवलप किया है। तो आप याद रखिएगा, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इन्होंने लॉन्च किया है। बात करते हैं NTA की, जिसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को डेवलप किया है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन हैं उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए NTA को ही ऑथराइज्ड किया गया है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। NTA की स्थापना यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका मोटो क्या है? एक्सीलेंस इन असेसमेंट, ये है इसका मोटो। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। किस भारतीय शहर में रिसेंटली लीसा टेक्निक का यूज़ किया गया है बच्चों में लंग डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए? तो आप याद रखिएगा, लीसा का फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये टेक्निक है जिसका रिसेंटली बच्चों में लंग डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया गया है जयपुर के एक हॉस्पिटल में। तो आप याद रखेंगे, कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के दौरान जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हैं, उनको भी ट्रीट करने के लिए लीसा टेक्निक का यूज़ किया गया था। पहली बार बच्चों में ये टेक्निक यूज़ की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, लंग डिजीज़ हो जाती है बच्चों के जन्म के समय, सांस लेने में उनको तकलीफ़ होने लगती है, उसको सॉल्व करने के लिए भी लीसा टेक्निक का यूज़ किया गया है। और पहली बार इंडिया में जयपुर के एक हॉस्पिटल में इस टेक्निक को यूज़ किया गया है। बात करें जयपुर की, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की एक कैपिटल है। हालांकि जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो जयपुर में स्थित नहीं है, वो है जोधपुर में। इसके अलावा कुछ सिटीज़ और दी हैं। जैसलमेर जो है उसको गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, और जो सूरत है उसको डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। आपको याद ही होगा, जो डायमंड कारोबारी नीरव मोदी ये भाग गए थे, वो सूरत से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रेलवे जोन ने रेल बोट या फिर आर बोट डेवलप किया है हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के लिए? आप सभी को पता है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, पेशेंट को टच ना करना, क्योंकि टच करने से कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ना टच करना पड़े, इसके लिए कई सारी कंपनियां या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऐसे रोबोट लॉन्च कर रहे हैं जो पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी क्रम में रिसेंटली साउथ सेंट्रल रेलवे SCR ने आर बोट या फिर रेल बोट डेवलप किया है, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में फ्रंट लाइन वर्कर्स की या हेल्थ पर्सनल्स की हेल्प करेगा। तो आप याद रखेंगे, रेल बोट या फिर आर बोट साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा डेवलप किया गया है। अगर आर बोट की बात करें तो अगर आप एक बार इसको फुली चार्ज कर लेते हैं तो ये 6 आवर्स तक कार्य करेगा। इसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर की, और ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी आप यहाँ देख सकते हैं 80 kg की कैरिंग कैपेसिटी है आर बोट की। आर बोट की खास बात ये है कि फूड और मेडिसिन सप्लाई करने के साथ साथ ही ये जो पेशेंट होते हैं कोरोना वायरस के, उनका टेम्परेचर भी डिटेक्ट कर सकता है, और एक मोबाइल ऐप की सहायता से जो हेल्थ वर्कर्स हैं आसानी से इस टेम्परेचर को देख सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो आप याद रखेंगे, आर बोट रिसेंटली साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा डेवलप किया गया है। मैं आपसे ये पूछ लूँ अगर कि साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जो तेलंगाना का सिकंदराबाद है वो है साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। इस समय इंडिया में टोटल जो रेलवे जोन है वो कितने हैं? 18 रेलवे जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नेशंस के ग्रुप ने रिसेंटली ट्रैवल बबल लॉन्च किया है ताकि लॉकडाउन के बाद वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें? तो रिसेंटली बाल्टिक नेशंस ने ट्रैवल बबल लॉन्च किया है। देखिए, जो बाल्टिक नेशंस हैं वो मोस्टली उनकी इकोनॉमी जो है वो टूरिज़्म पर डिपेंड करती है। तो इस समय टूरिज़्म पूरी तरह से ठप है। तो लॉकडाउन के बाद इस टूरिज़्म की अर्थव्यवस्था को कैसे और तेज़ी से डेवलप किया है, इसलिए उन्होंने ट्रैवल बबल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, पहली बात कर लेते हैं बाल्टिक नेशंस की। बाल्टिक नेशंस में मोस्टली ये 3 कंट्रीज़ आती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अगर डिक्शनरी वाइज जाएंगे तो ये नॉर्थ से साउथ आएगा। तो ये 3 कंट्रीज़ आती हैं आपकी बाल्टिक नेशंस में। इन तीनों ने ट्रैवल बबल लॉन्च किया है। ट्रैवल बबल में होगा क्या, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, इन तीनों कंट्रीज़ के नागरिक बिना किसी रोक टोक के इन तीनों कंट्रीज़ में रेल से, हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज़ से यात्रा कर सकते हैं, ताकि टूरिज़्म डेवलप हो सके और इनकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। तो आप याद रखिएगा,
ट्रेवल बबल बाल्टिक नेशंस द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में हाइड्रोग्राफी के लिए किसको अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। रिसेंटली हमारे इंडियन नेवी के वॉइस एडमिरल विनय बाधवर जी को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। मैं बता दूं, जो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड है इसको यूके डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। जो हमारे विनय बाधवर जी हैं ये इंडियन नेवी में चीफ हाइड्रोग्राफर हैं, आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, जो भारतीय जल क्षेत्र है यानी इंडियन रीजन जो देखते हैं आप 24 नॉटिकल माइल तक, या फिर उसके बाद हिंद महासागर क्षेत्र है जो, उसमें विनय बाधवर के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, पहली बार ये अवार्ड 2006 में दिया गया था यूके डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और ये अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पे दिया जाता है क्योंकि ये स्कॉटलैंड जो इस समय यूके का हिस्सा है उसके बेहतरीन हाइड्रोग्राफर थे, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। मोस्टली हाइड्रोग्राफर जो होता है वो किसी नेवी में नेविगेशन का काम करता है, और नेविगेशन का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। रिसेंटली ये ई बुक लॉन्च की गई है इंडिया में, आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये ई बुक लॉन्च की गई है, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड्स ने, और कंफ्यूज मत होइएगा आप, रस्किन बॉन्ड्स जो हैं वो इंडिया के ही ऑथर हैं। तो आप यहाँ पे ई बुक देख सकते हैं, ये एक्चुअली ये बुक है और ई बुक के फॉर्मेट में रिसेंटली इंडिया में रिलीज़ की गई है। और जो इसका इमेजिनेशन है या इलस्ट्रेशन है, जो इसकी आप कार्टून देख सकते हैं इस ई बुक में, उसको किसने बनाया है, उसको बनाया है सम्राट हलदर जी ने। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। रिसेंटली होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स ये ई बुक लॉन्च की गई है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। और इस ई बुक में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के दौरान जो उनका ट्रैवल हुआ है उसके विषय में जानकारी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस थबाने रिसेंटली इन्होंने किस कंट्री के पीएम के तौर पे रिज़ाइन कर दिया है। तो थॉमस थबाने लेसोथो, ये लेसोथो के पीएम थे, इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं लेसोथो साउथ अफ्रीका से घिरी हुई एक कंट्री है। जिन्होंने ऑल द बेस्ट मूवी देखी होगी उनको पता होगा लेसोथो की क्या चर्चाएँ रही हैं। मैं बता दूँ आपको, लेसोथो की बात करें तो थॉमस थबाने जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। क्यों रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि इन्होंने, ऐसा माना जा रहा है कि अपनी एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया है अपनी करंट वाइफ के साथ मिलके, इसीलिए इनको अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ा है। और इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि जो फिनांस मिनिस्टर थे पहले मोएकेत्सी मजोरो अब उनकी जगह लेंगे थॉमस थबाने की। 2017 से थॉमस थबाने लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप याद रखिएगा, थॉमस थबाने रिसेंटली इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 मई को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया जाता है। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रत्येक वर्ष 20 मई को वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व करती है। इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड बी डे का, बी इंगेज्ड, ये था इसका थीम। मोस्टली जो बी होती हैं हमारी या फिर तितलियां होती हैं ये पॉलिनेटर का काम करती हैं, यानी हिंदी में कहें तो परागण का। अगर ये समाप्त कर दिया जाए तो कोई भी फसल की पैदावार नहीं होगी। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है, जो एपीकल्चर का प्रोसेस है यानी मधुमक्खी पालन की क्रिया, एक स्लोवेनिया के एपीकल्चर एक्टिविस्ट थे एंटोन जेंसा, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 20 मई को, इसीलिए 20 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कौन सी कंट्री वर्ल्ड में पहली कंट्री हो गई है जिसने ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रन किया है। तो रिसेंटली इंडिया ने 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रन किया है ब्रॉड गेज लाइन पे। तो इस तरह से ब्रॉड गेज लाइन पे इतने हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रन करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री हो गई है इंडिया। अब बात करें क्या इंडिया ने ही इतने हॉर्स पावर का पहला इंजन बनाया है, नहीं। अभी तक 5 और कंट्रीज़ इतने हॉर्स पावर का इंजन बना चुकी थी। इंडिया 6th नेशन है जिसने 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया है। हालांकि जिन 5 कंट्रीज़ ने ये इंजन बनाया था इससे पहले, उन्होंने कभी भी ब्रॉड गेज लाइन पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ नहीं की थी। इंडिया ऐसा पहला कंट्री हो गया जिसने ब्रॉड गेज लाइन पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की हैं। और ये रिलीज़ कहाँ से किया गया, जो हमारा मुगल सराय जंक्शन जिसका वर्तमान नाम है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वहाँ से ये जो आपका 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इसको रिलीज़ किया गया है। और ये वर्धमान जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक जाएगा। तो दीनदयाल रेलवे स्टेशन से लेके वर्धमान रेलवे स्टेशन तक टोटल 18 डिब्बों की ट्रेन है। मैं बता दूं आपको, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, ऐसा कहते हैं कि 60,000 टन की कैरिंग कैपेसिटी है और मैक्सिमम स्पीड है 120
किलोमीटर पर आवर्स। तो आप इतना सब याद रखेंगे। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जा रही है, तो बिहार में आपको याद ही होगा माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है, वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसको डिज़ाइन किसने किया है, जो आपका ये 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, इसको डिज़ाइन किसने किया है, तो फ्रेंच कंपनी है ऑलस्टॉम, ALSTOM, ऑलस्टॉम करके एक फ्रेंच कंपनी है, उसने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको डिज़ाइन किया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और उठ रहा होगा कि इसका नाम क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैग, WAG, वैग 12 है इसका नाम, और इसका सीरियल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 60027, ये है इसका सीरियल नंबर। मोस्टली हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं जो ये 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। सिर्फ एक बात बची है कि इसको जो है निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, तो इसके लिए इंडिया और फ्रांस ने एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया है 76:24, जिसमें इंडिया की साझेदारी 76% है और फ्रांस की 24% है। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया है जो माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में इस वैग 12 लोकोमोटिव इंजन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये सारे फैक्ट हमारे क्लियर हो गए। तो इस तरह से इंडिया विश्व का 6वां कंट्री बन गया है जिसके पास इतने हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, और साथ ही इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने ब्रॉड गेज लाइन पे इसका ऑपरेशनल एक्टिवेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट या यूटी ने रिसेंटली डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टार्ट कर दिए हैं अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर कोई नई सिटी या फिर यूटी बनेगी वही ऐसा कर सकती है, वरना हम लोग तो पहले ही से डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं अपने यहाँ स्टेट से। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर नई यूटी बनी है, आपको पता ही है, इसने अपने नागरिकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप याद रखेंगे रिसेंटली इसके लिए रूल्स जारी कर दिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, और कोई भी ऑफिसर या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो किसी को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने से मना करती है, लेट करती है, तो उस पर 50,000 रुपीज़ का पनिशमेंट भी लगाया जाएगा। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं JNK। बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किसे किया जाएगा, जो पिछले 15 ईयर्स से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं उन सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। साथ ही वो लोग जो पिछले 7 वर्ष से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं और उन्होंने 10th या फिर 12th की परीक्षा यहीं पे दी है, उन सभी को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नाम की 2 यूटीज़ बनी। जहां जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। जम्मू एंड कश्मीर के इस समय LG कौन है, तो GC मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के LG हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना स्टार्ट कर दिया है अपने रेजिडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदा राजुलू चिंतला रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं किस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। तो रिसेंटली गोविंदा राजुलू चिंतला नाबार्ड के चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए हैं। आपको पता ही था, कुछ दिन पहले ही बैंक बोर्ड ब्यूरो ने कहा था कि गोविंदा जी जो है नाबार्ड के चेयरमैन बनेंगे, और रिकमेंड कर दिया था कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट को। अब जाके कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने गोविंदा जी को नाबार्ड का चेयरपर्सन बना दिया है। इसके पहले नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन थे, हर्ष कुमार भानवाला। अब गोविंदा राजुलू चिंतला जी इनकी जगह ले लेंगे। गोविंदा जी के साथ साथ 2 लोगों को और नाबार्ड में MD के तौर पर अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है सजीव कुमार और दूसरे हैं PVS सूर्य कुमार। तो ये 2 लोग हैं, सजीव कुमार और PVS सूर्य कुमार, इनको MD के तौर पे अपॉइंट किया गया है नाबार्ड में। बात करें अगर नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म, आप यहाँ से देख सकते हैं। नाबार्ड एक्ट 1981 के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी B शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। नाबार्ड की इनिशियल कैपिटल थी 100 करोड़ रुपीज़। वर्तमान में नाबार्ड की कैपिटल बढ़ा के कर दी गई है 30,000 करोड़ रुपीज़। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और रिसेंटली गोविंदा राजुलू चिंतला को नाबार्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है हर्ष कुमार भानवाला की जगह पे। अगले 2 वर्ष के लिए अब ये नाबार्ड के चेयरपर्सन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिकेट बॉल को साइन करने के लिए सलाइवा के यूज़ पर बैन लगा दिया है। तो रिसेंटली ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने थूक, जिसको आप सलाइवा कहते हैं, या लार, उसके उपयोग पर बैन लगा दिया है। अब कोई भी क्रिकेटर बॉल को चमकाने के लिए सलाइवा या लार का यूज़ नहीं करेगा। हालांकि स्वेट के यूज़ पर बैन नहीं लगाया है। इसके पहले एक कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, जिसने स्वेट या सलाइवा दोनों के यूज़ पर बैन लगा दिया था, तो स्वेट पर बैन नहीं लगाया है। ICC की क्रिकेट कमेटी जिसके अध्यक्ष अनिल कुंबले जी थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो ICC क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुंबले जी थे, उन्होंने कहा है कि अब सलाइवा का यूज़ नहीं किया जाएगा। और क्यों नहीं यूज़ किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस फैलने से रोका जा सके। बात करें अगर ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। बाद में 19
1989 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर जी इसके चेयरपर्सन हैं। कभी कभी सीईओ का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा मनु सावनी जी इसके सीईओ हैं। तो रिसेंटली आईसीसी ने लार के यूज़ पर बैन लगा दिया है। अब कोई भी क्रिकेटर बॉल को स्विंग करवाने के लिए लार का यूज़ नहीं करेगा। हालांकि बॉल को स्विंग करवाने के लिए क्या साइनिंग करने के लिए यूज़ करते थे, जिससे बॉल स्विंग होती थी, तो अब लार का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 147 सेशन के लिए किसको चेयरपर्सन बनाया गया है? रिसेंटली इंडिया को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 147 सेशन के लिए चेयरपर्सन बनाया गया है। और इंडिया को बनाया गया है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। मैं बता दूं आपको, WHO की दो बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसके 73rd सेशन में 2 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसमें 194 मेंबर्स होते हैं। ये WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें 34 मेंबर होते हैं। ये जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन लेती है, उन सभी को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। 147 सेशन के लिए हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन बन गए हैं। अगर बात करें इसके पहले कौन था इसका चेयरपर्सन, तो जापान के चेयरपर्सन थे इसके हिरोकी नाकातानी। ये जापान से थे और ये WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन थे। मैंने आपको बता दिया WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड, दोनों के विषय में बता दिया है। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड, क्योंकि इस समय चर्चा में था, क्योंकि इंडिया सहित 10 लोगों को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सेलेक्ट किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोटल 34 मेंबर होते हैं और रिसेंटली 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, यानी कि 24 रहे होंगे, वापस 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है, तो अब 34 हो गए हैं। उनमें से इंडिया भी एक था। बात करें अगर WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? टेड्रोस एडहानम, जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। WHO के डिप्टी डायरेक्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है? इंडिया से हैं, सौम्या स्वामीनाथन, वो चेन्नई की रहने वाली हैं। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो 147 सेशन है उसका अध्यक्ष भारत हुआ है। और भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली उनका नाम पूछ सकते हैं कि WHO के 147th एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सेशंस की अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस यूटी को कोरोना फ्री का टैग दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? तो रिसेंटली लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई है। इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसको कोरोना से फ्री अनाउंस किया गया है। इसके पहले गोवा इंडिया का पहला स्टेट बन गया था जिसको कोरोना से फ्री अनाउंस किया गया था। साथ ही नॉर्थ ईस्ट से अगर बात करें तो मणिपुर इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना था जिसको कोरोना से फ्री अनाउंस किया गया था। और अब पहली यूनियन टेरिटरी कौन बन गई है? लद्दाख बन गई है, जिसको कोरोना से फ्री घोषित किया गया है। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। तो आप इतना रखेंगे, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और कैपिटल क्या है इसकी? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किस स्टेट गवर्नमेंट ने RTI हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान? तो पंजाब की सरकार ने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। एक्चुअली पंजाब के CM ने लॉन्च किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पर्पज़ क्या है? लोग RTI फाइल कर दे रहे हैं, ऑनलाइन फाइल कर दे रहे हैं या फिर नहीं फाइल कर पा रहे हैं, उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अब इन्होंने एक नंबर प्रोवाइड कर दिया है। डायरेक्टली लोग कॉल करके अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा? जल्दी से जल्दी उनकी सूचनाओं का निराकरण होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन या एक्ट यानी RTI एक्ट 2005 में पास हुआ था, आप सभी को पता होगा। और जब आपके पंजाब के जो CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। पंजाब के गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंट्री ने WHO के लिए $2 बिलियन का असिस्टेंस अनाउंस किया है? तो रिसेंटली चाइना ने आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही $30 मिलियन का असिस्टेंस अनाउंस किया था WHO के लिए। अब इन्होंने $2 बिलियन का और असिस्टेंस अनाउंस कर दिया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस समय जो है अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं, वो WHO को बिल्कुल फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो चाइना उसकी भरपाई कर रहा है। बात करें अगर चाइना की, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना का मैप मैंने जो यूज़ किया है उसमें वुहान एक शहर है जो हुबेई प्रोविंस का हिस्सा है। इसीलिए जो कोविड-19 वायरस है उसको वुहान वायरस कहते हैं, क्योंकि चाइना के वुहान से वो स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इस समय क्या हालात हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, आप सभी को पता है। बात करें चाइना की, कुछ दिन पहले ही चाइना ने अपना लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा वर्ल्ड की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी चाइना ने, जिसका नाम था DCEP यानी डिजिटल करेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट।
चाइना ने अपने पहले मार्स मिशन का नाम भी तियानवेन फर्स्ट रख दिया, आप सभी को पता होगा। और उसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको $30 मिलियन की असिस्टेंट भी प्रोवाइड की है चाइना ने। चाइना के प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से सभी को पता होंगे कौन है, शी जिनपिंग। और चाइना का विवाद मोस्टली हर जो नेबर कंट्री है उससे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है किस कंट्री ने रिसेंटली एक नया मैप जारी किया है जो इंडिया के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। रिसेंटली नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी कर दिया है। और नया मैप जारी करने के बाद क्या हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है भारत नेपाल बॉर्डर। यहाँ पर काला पानी, लिपु लेक, ये देखिए यहाँ जूम करके आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लिपु लेक यहाँ पे है और काला पानी जो है, इन सभी टेरिटरीज़ को नेपाल ने, ये जितना भी ग्रीन दिखाई पड़ा है, इसको अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है। ये तीनों हिस्से इंडिया के उत्तराखंड में पड़ते हैं। एक्चुअली ये ट्राई जंक्शन है चाइना, नेपाल और इंडिया का। नेपाल ने कहा है ये हमारा हिस्सा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने लिपु लेक को जोड़ते हुए एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड बनाई थी जिसकी लेंथ थी 80 किलोमीटर। टोटल 90 किलोमीटर का ट्रैक था ये, जिसमें रोड की लेंथ थी 80 किलोमीटर। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बार बोल दिया था कि सड़क की लेंथ ही 90 किलोमीटर थी, वो थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि ट्रैक की लेंथ थी 90 किलोमीटर जिसमें से रोड थी 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर रोड का इनॉग्रेशन कर दिया था लिपु लेक पास तक हमारे राजनाथ सिंह जी ने। उसके बाद से नेपाल लगातार विरोध दर्ज करवा रहा है कि ये पास मेरे अंतर्गत आता है, भारत कैसे रोड बना सकता है। इसलिए नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया है और इस नक्शे में उसने लिपु लेक, काला पानी, इन सभी को अपनी टेरिटरी घोषित किया है। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि नेपाल के साथ विवाद है क्यों। एक्चुअली नेपाल के साथ 1816 में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की ट्रीटी हुई थी। उस समय भारत तो था नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के किंगडम के बीच में साइन हुई थी इंडो नेपाल वॉर के बाद। इसमें कहा गया था जो आपकी काली रिवर है वो जो है बॉर्डर डिसाइड करेगी इंडिया और नेपाल के बीच में। अब नेपाल का कहना है कि काली रिवर इधर उधर अपना रास्ता बदल रही है, तो जितना रास्ता बदल रही है उसके बाद जितना लैंड खाली हो रहा है इंडिया उस पर कब्जा कर रहा है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसलिए नेपाल जो है लिपु लेक को, काला पानी को अपनी टेरिटरी मान रहा है। तो काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है और 1816 में साइन हुई थी सुगौली की संधि, सुगौली की ट्रीटी इंडिया और नेपाल के बीच में। तो आप इतना याद रखेंगे। कुछ दिन पहले ही याद होगा आपको, भारत ने नेपाल को 30,000 यानी 30,000 कोविड-19 टेस्टिंग किट्स भी प्रोवाइड की थी। तो आप ये सारी बात याद रखेंगे। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। इसके अलावा सॉफ्ट बैंक ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।